मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रनिशा आईएएस में। चलिए, इंटरव्यू के 12वें क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 10 क्लास फर्स्ट फेज में हो चुके थे, सेकेंड फेज का चल रहा है। और इंटरव्यू के इस क्लास में भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो आपके इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं, जो कुछ सावधानियाँ रखनी हैं। इससे पहले आपको बता दिया जाए कि 11th जेपीएससी का इंटरव्यू प्रोग्राम यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें नोट्स भी दिया जाता है, टेस्ट भी होते हैं। आफ्टर रिजल्ट मॉक टेस्ट भी होंगे, मॉक इंटरव्यू भी होंगे, है ना। उसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं। इसके अलावा जो अगले जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 14th जेपीएससी के लिए, 14 जेपीएससी के फाउंडेशन बैच भी शुरू हो चुके हैं। वहाँ पीटी मेंस और आंसर राइटिंग, मेंस का आंसर राइटिंग सारे बहुत ही तीव्र गति से चल रहे हैं। और यहाँ पर समझ लीजिए कि एक राउंड जब समाप्त होगा फिर अगला राउंड शुरू होगा। एक बार आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी वैलिडिटी तब तक बनी रहेगी जब तक कि 14 जेपीएससी का मेंस ना हो जाए, पीटी ना हो जाए। जिस भी ग्रुप में आपने लिया है, लगातार वहाँ क्लास चलते रहेंगे और लाइव क्लास भी चलेंगे, रिकॉर्डिंग भी रहेंगे। चलिए हम लोग इंटरव्यू पर आते हैं। यह इंटरव्यू का जो सेशन चल रहा है ये सीडीपीओ के लिए भी समान रूप से उपयोगी है, जो सीडीपीओ को इंटरव्यू भविष्य में देने वाले हैं, और 11th के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। क्लियर। आज सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, मैथन पावर प्लांट निरसा धनबाद में अवस्थित है। वहाँ के गेट पर अक्सर लोग सब के साथ प्रदर्शन करते हैं। इसके विरुद्ध वहाँ के ही किसी कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा इस मैटर को बहुत ही गंभीरता के साथ लिया गया था। उस संदर्भ में झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा आवश्यक गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। क्या पूछे जा सकते हैं इसमें? सिंपल से किसी मेंबर के द्वारा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या आपको यह उचित लगता है कि अक्सर सबके साथ किसी विरोध प्रदर्शन में लोग शामिल होते हैं, भले ही बहुत गलत तरीके से किसी व्यक्ति की हत्या हो गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो या अन्य तरीके से उन पर शोषण हुआ हो, लेकिन फिर भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये सही है, पहला। दूसरा ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में माननीय हाईकोर्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति के शव के साथ प्रदर्शन के संदर्भ में क्या गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, बताइए। इस संदर्भ में आपको उत्तर जो देना है कि सर, मैं किसी भी रूप में शव के साथ प्रदर्शन को उचित नहीं मानता हूँ। अनुच्छेद 21 के तहत जिस तरीके से सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार किसी व्यक्ति को है, उसी सम्मान के साथ उसके अंतिम संस्कार का भी अधिकार उस व्यक्ति के, उस मृतक के शरीर को भी है। और इस तरीके के प्रदर्शन से उस मृतक के साथ उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है और उनका अपमान होता है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह पूरी तरीके से गलत है। एक संक्षिप्त उत्तर देना है, बहुत लंबा उत्तर दीजिएगा, खुद उलझने लगिएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके लिए आपको प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करना होगा, पॉइंट्स कलेक्शन अभी से करना होगा। दूसरा जो आपका प्रश्न हो सकता है गाइडलाइंस का। गाइडलाइंस के संदर्भ में आपको कहना है कि सर, माननीय झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा इस संदर्भ में आवश्यक गाइडलाइंस भी दिए गए हैं। अगर नहीं भी पूछा जाता है तो भी गाइडलाइंस के बारे में आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। माननीय हाईकोर्ट के द्वारा झारखंड राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को यह निर्देश दिया गया है कि जो भी गाइडलाइंस माननीय हाईकोर्ट के द्वारा दी गई है उसे उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के माध्यम से, जिलों में जो होते हैं एसपी और डीसी, उनके माध्यम से राज्य के प्रत्येक थाना प्रभारी तक गाइडलाइंस को पहुंचाया जाए। और किसी भी थाना प्रभारी को इस तरीके के प्रदर्शन की अगर सूचना मिलती है तो थाना प्रभारी तुरंत उस स्थान पर जाएंगे और ऐसे किसी भी प्रदर्शन को रोकने का प्रयास करेंगे और आवश्यक रिपोर्ट सीधे उपायुक्त को भेजेंगे। उपायुक्त के द्वारा रिपोर्ट की सामान्य जांच के बाद आगे की कार्रवाई तुरंत की जाएगी, त्वरित की जाएगी। और उपायुक्त के द्वारा उस प्रभावित परिवार को सूचित किया जाएगा कि आप किसी खास समय के अंदर सबका अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक कर दीजिए। इस तरीके का कोई भी प्रदर्शन अवैध है, असंवैधानिक है और उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। इसके बाद दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो उपायुक्त की बात मानकर संबंधित परिवार अपने परिजन के दाह संस्कार कर दें या जिस विधि से करना है कर दें, अथवा वो आनाकानी करें।
अगर आनाकानी करते हैं तो उपायुक्त के द्वारा तुरंत एक्शन लिया जाएगा और एक निश्चित समय सीमा के अंदर प्रशासन के माध्यम से ही उस व्यक्ति की बॉडी का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। लेकिन बाय द वे परिवारजनों के द्वारा खुद ही अंतिम संस्कार की मांग अंतिम समय में की जाती है और कुछ समय दिया जाता है, तो एक सीमित समय प्रदान किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बॉडी जो है लावारिस है तो झारखंड सरकार के नियम और कानून के तहत उस लावारिस बॉडी का निपटान किया जाएगा। क्लियर? ये आपका गाइडलाइंस है, इस संदर्भ में आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। क्या बोलना है मैंने बता दिया है। और जिनको लाइव क्लास नोट्स वगैरह हर दिन चाहिए और क्लासेस भी चाहिए, रिकॉर्डिंग भी चाहिए, तो वे निश्चित रूप से पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, 11th JPSC वाले, इंटरव्यू वाले। अगला जो टॉपिक हमारा डिस्कशन का है, वीडियो DSP की प्राथमिकताएं। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा कि वीडियो के रूप में आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी। एक तो आपका क्वेश्चन होता है कि वीडियो क्यों बनना चाहते हैं, DSP क्यों बनना चाहते हैं, है ना, वो अलग आपका है। आप में ऐसी क्या गुण है जो आपको वीडियो या DSP बना दी जाए, उसका भी नेचर अलग है। और प्राथमिकताएं का नेचर भी आपका थोड़ा सा अलग है। क्लियर? सब मिलता जुलता ही है, लेकिन थोड़ा सा उत्तर देने का तरीका जो है चेंज हो जाता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्राथमिकताओं पर। क्लियर? तो वीडियो का अगर आपका प्राथमिकता पूछा जाता है, DSP का प्राथमिकता पूछा जाता है, इसको लोग जो है बहुत ही हल्के में ले लेते हैं कि ये तो बहुत ईजी प्रश्न है, कुछ भी बोल देंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, गरीबी दूर करना, कुछ भी नहीं बोलना है ना। अपने पर्सनालिटी के अनुसार बोलना है और सशक्त पॉइंट्स बोलना है। और जो वास्तव में, यहाँ थोड़ा सा आपको ईमानदार रहना है कि आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं। अपने आप को सोचिए, कभी बैठ करके सोचिए कि वास्तव में आप वीडियो DSP बनने के बाद क्या करना चाहते हैं, है ना। मनमाने तरीके से कुछ भी बोल दिए और पार हो गए, इस सबसे भी इंटरव्यू के मार्क्स प्रभावित होते हैं, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। उनको अपने एक तरीके से गिरफ्त में लेना है ना। बोर्ड के मेंबर्स और जो आपका अध्यक्ष होते हैं उनको एक तरीके से अपने पूरे प्रभाव में ले लेना है, वो मार्क्स देने को मजबूर हो जाएंगे। प्रभाव में नहीं ले पाइएगा तो मार्क्स इतना आसानी से इंटरव्यू में नहीं मिलता है। ये 100 मार्क्स का है, यहाँ पर आपको तैयारी करना है वीडियो का। जिससे अब इसमें क्या पॉइंट्स बोला जाए कि वीडियो के रूप में आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, तो पहले ही मैंने बता दिया कि मनमाने तरीके से आपको नहीं बोलना है। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स बताया है, आप इससे डिफर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हर पॉइंट के पीछे तर्क होना चाहिए, पूछा जाए या नहीं। इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स के द्वारा नहीं पूछा जाता है कि उसके पीछे क्या तर्क है, कोई मैटर नहीं, लेकिन आपके मन में कुछ ना कुछ तर्क होना चाहिए कि इस चीज़ को क्यों बोला जा रहा है, तब आप बहुत प्रभावी तरीके से बोल पाइएगा। अन्यथा बस बोल देना है, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। वीडियो के रूप में आपको प्राथमिकताओं में रखना है, जिससे रोड और बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, सड़क और बिजली। क्यों इसको रखना है? शुरुआत में देखिए, सड़क और बिजली ऐसा चीज़ होता है, अगर किसी भी गांव घर में पहुंचा दीजिए, पिछड़े क्षेत्र में भी पहुंचा दीजिए, 24 घंटे बिजली, 20 घंटे भी, और पक्की सड़क, तो विकास की संभावनाओं के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। कैसे खुल जाते हैं? वहाँ के जो लोग हैं अलग अलग सेक्शन के, चाहे वो किसान हो सकते हैं, छात्र हो सकते हैं, व्यापारी व्यवसायी हो सकते हैं, मरीज हो सकते हैं, है ना, सभी को रोड के माध्यम से सुविधाएं मिल जाएंगी। किसान मंडी तक अपने सामान बेच पाएंगे। छात्र जो हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए उस सड़क के माध्यम से निकल सकते हैं, ठीक है। व्यापारी सामान बेच सकते हैं, किसान आधुनिकतम सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, मंडी तक जा सकते हैं, मरीज अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बिजली अगर आप उपलब्ध करा देते हैं, छात्रों की अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, वहाँ अच्छे स्कूल्स, कोचिंग्स, आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। कृषि में सुविधाएं मिल सकती हैं 10 तरीके के इलेक्ट्रिसिटी के कारण। व्यापारी व्यवसायियों को भी 10 तरीके की सुविधाएं मिल सकती हैं। और सुदूर क्षेत्रों में भी, रिमोट एरिया में भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स अच्छी सुविधाओं के साथ खोले जा सकते हैं। यानी कि सिर्फ सरकार ने क्या किया, यानी कि आपने क्या किया, बिजली और सड़क की बेहतर सुविधा दे दी,
बहुत सारे जो लक्ष्य आप बोलने वाले थे बाद में, वो अपने आप पूरा हो जाता है। दूसरा जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था ऐसा चीज़ है जिसके माध्यम से लोगों में प्रशासन के प्रति, सरकार के प्रति एक भरोसा उत्पन्न होता है, और इस भरोसे के बल पर वे कोई भी व्यवसाय करते हों या कार्य करते हों, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं कि उनको किसी तरीके से किसी के द्वारा डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, किया भी जाएगा तो प्रशासन हमारे साथ खड़ी है। तो व्यापार और व्यवसाय जो है बहुत तीव्रता से डेवलप होते हैं, इससे भी आपका डेवलपमेंट को बल मिलेगा। इसके अलावा जो प्राथमिकताओं में आपकी होनी चाहिए, जनजातीय और महिला वर्ग, क्लियर, क्योंकि जनजातीय बहुल आपका झारखंड है और 26% जनसंख्या जनजातियों की जनसंख्या है, और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं हो पाई है स्वतंत्रता के बाद है, झारखंड राज्य निर्माण के बाद। अगर इस 26% जनसंख्या को आप किसी भी रूप में सशक्त कर पाते हैं तो झारखंड अपने आप सशक्त होगा। एक आपका पार्ट होता है महिला, महिला के साथ जुड़ता है उनका एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, और दूसरा सिक्योरिटी, सुरक्षा। महिलाओं की जनसंख्या किसी भी समाज में लगभग 50% होती है, और महिलाओं को अगर आप सशक्त करते हैं, सशक्त कैसे होता है वो अलग मुद्दा है, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, है ना, आर्थिक अधिकारों से, राजनीतिक अधिकारों से। अगर आप महिलाओं को सशक्त करने में सक्षम होते हैं तो निश्चित रूप से उनकी भागीदारी समाज में बढ़ेगी, उनको सुरक्षित आप फील करवाते हैं, वह घर से बाहर निकलेंगे, है ना, घर से बाहर निकलेंगी तो अभी पुरुषों के समकक्ष हर कार्य को कर सकते हैं। इससे उनके परिवार सशक्त होंगे, राज्य सशक्त होंगे, अंततः देश सशक्त होंगे। यानी कि आधी जनसंख्या की भागीदारी विकास प्रक्रियाओं में होगी तो देश नेचुरली जो है आपका विकसित होगा। उसकी शुरुआत आप एक वीडियो के रूप में कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी आपके आते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छता, जागरूकता, इस सब कुछ ऊपर वाले लक्ष्यों से पूरा हो जाता है। इसलिए इस तरीके के पॉइंट्स को आपको क्या बोलना है, अपनी प्राथमिकताओं में बोलना है। कुछ भी बोल करके पार होने के मूड में मत रहिएगा, नुकसान उठाएंगे। डीएसपी में पता है आपको, यह विशेषीकृत पोस्ट है, थोड़ा सा सिविल सेवा है लेकिन थोड़ा स्पेशलाइज्ड किस्म का पोस्ट है, जिसमें पुलिस विभाग से रिलेटेड वर्क से आपको करने हैं। डीएसपी की जहाँ तक बात है प्राथमिकताएं की, तो यहाँ पर कानून और व्यवस्था आपका प्राथमिकता में रहेगा। ओके, लॉ एंड ऑर्डर अगर वो आप मेंटेन रख लेते हैं तो किसी भी क्षेत्र का 80% प्रॉब्लम तो अपने आप दूर हो जाएगा। इससे क्या होगा, अपराधियों में पुलिस के प्रति जहां भय होगा वहीं जनता में पुलिस के प्रति विश्वास होगा। यह कंसेप्ट समाप्त होगा कि पुलिस यानी कि रक्षक ही भक्षक है। लोग अपराधियों से भी डरते हैं और पुलिस से भी डरते हैं, तो ये सब कंसेप्ट जो है धीरे धीरे समाप्त होगा। तो उसमें कानून और व्यवस्था आपको मजबूत रखना है। दूसरा, कहीं भी कोई भी अपराध होता है, आप जितने भी स्ट्रिक्ट पुलिस अधिकारी क्यों ना हो, लेकिन अपराध को आप 100% रोक देंगे इसकी गारंटी आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसकी गारंटी जरूर दे सकते हैं कि कहीं भी अपराध हो गया तो उसको त्वरित कार्रवाई करेंगे और निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे, भेदभाव रहित कार्रवाई करेंगे। इससे भी अपराधियों के मन में भय उत्पन्न होगा और जनता के मन में विश्वास उत्पन्न होगा, ठीक है, कि एक पुलिस अधिकारी है जिसके नाम से अपराधी खौफ खाते हैं। क्लियर। अगर कहीं अपराध भी हो गया तो फिर तुरंत आप एक्शन लेते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपराध करने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा आपके कार्यकाल में। उसी तरीके से फीमेल सिक्योरिटी को यहाँ पर भी डालना है, डीएसपी वाले में भी प्राथमिकता में, क्योंकि एक तो महिलाओं की सुरक्षा होगी, दूसरा समाज को आप सशक्त करेंगे महिला को सशक्त करके, और दूसरा उनकी भागीदारी को बढ़ाएंगे और आर्थिक रूप से किसी भी समाज राज्य को आप सशक्त करने में अपना योगदान देंगे। यानी कि कोई भी आपका प्राथमिकता हो वह व्यापकता लिए होने चाहिए, कुछ भी बोल देने से नहीं चलेगा, इस चीज़ को समझा रहा हूँ। और जो आपका है पब्लिक पुलिसिंग, यानी कि जनता के मन में पुलिस के प्रति भय नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और सहयोगात्मक उनका रुख अगर होगा तो पुलिस का कार्य बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, वो कम्युनिटी पुलिसिंग से ही संभव है। और
एच आर मीन्स ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि मानवाधिकार जो है वर्तमान विश्व सभ्यता के केंद्र में है। आज का विश्व सभ्यता आधुनिक और सभ्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग मानवाधिकारों को महत्व देते हैं। हर मानव जो है समान है। इसके अलावा आपको वर्तमान में एक प्राथमिकता तो ज़रूर बतानी है बोर्ड मेंबर्स को, एक डीएसपी के रूप में साइबर क्राइम को कंट्रोल करना है ना। 1930 जो आपका है साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, ये आपका हेल्पलाइन नंबर है। लेकिन आप अगर लोगों को जागरूक करेंगे साइबर क्राइम के प्रति, और जो बहुत सारे आप पेपर में अक्सर पढ़ते हैं कि साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट वगैरह के माध्यम से लोगों के पैसे लूटने का एक नया तरीका बनाया गया है, तो यहाँ पर जागरूकता सबसे बेस्ट होता है कि लोग खुद बच करके रहें। इसमें आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। इन्हीं 2 टॉपिक पर आज चर्चा करना था। आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं। और जो भी पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं इंटरव्यू के अथवा 14th जेपीएससी के, क्योंकि 14th जेपीएससी अगर आपके टारगेट में है तो अभी से तैयारी करना होगा, है ना। नोटिफिकेशन के बाद तैयारी नहीं होता है, रिवीजन होता है, याद रखिएगा। अगर लेट कर गए तो फिर 14th को भूल जाइए, फिर अगले जेपीएससी की तैयारी कीजिए। सीडीपीओ का इंटरव्यू, 11th जेपीएससी के इंटरव्यू प्रोग्राम भी चल रहे हैं, उससे भी जुड़ सकते हैं।